朋友们，印度的精英觉醒了。我发现六代机出现之后，全球对于中国人的看法正在悄然发生变化。大部分人的生活还是一如既往，感觉中国离他们很遥远，也不会对他们产生多大的影响。可是每个国家的精英阶层，那些掌握着话语权的家伙，他们知道这个世界正在发生翻天覆地的改变。中国的崛起已经不是未来进行时，而是当下正在发生的现实。他们感到沮丧、震惊、害怕，继而产生自我反思，反思他们国家自己的制度，反思为什么中国可以成功，而他们却失败了。本期节目，这一个印度的大 V 博主深刻反省印度的教育体制弊病。他认为，之所以中印两国出现了今天截然不同的发展模式，重点就在于教育方面的不同选择。印度是自上而下，他们走的是精英教育，培养的只是全国最优秀的那一波人。他们学成之后，绝大部分都离开印度去欧美国家发展。他们的确取得了优异的成就，成了各大知名公司的 CEO 高管，但是这并不能改变印度中下层超高文盲率的现实。而文盲率高在农业社会没有问题，因为你只需要靠着千百年来沿袭下来的工作习惯，就可以完成播种、耕种、收获。但是在21世纪的今天，文盲就意味着他们的读写能力远远不符合发展当代工业所需要的最基础的素质，所以这就极大阻碍了印度工业的发展。IITs की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। और अगर मैं आपको बोलूं कि इन IITs की वजह से ही हमने हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया, तो ये चीज हुई थी एक गलती की वजह से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी, और यही गलती हम आज भी दोहरा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ये सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक से है। सेकंड क्लास के स्टूडेंट तो छोड़ो, बस 42% फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स ये टेक्स्ट पढ़ पाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, बस 42% फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स एक सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट पढ़ पाए। और अगर मैथ्स की बात करें तो हाल तो और बेहाल है। ये डिवीजन प्रॉब्लम देखो, बस 25% क्लास फिफ्थ के बच्चे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, बस इस वजह से क्योंकि हमारा देश IITs की तरफ भागता रहा। जबकि चाइना ने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच यूज करी, वो भी बहुत गरीब थे और बहुत इलिटरेट थे, पर आज अपनी अप्रोच की वजह से उनको फायदे मिल रहे हैं। तो हमारे देश ने क्या गलतियां करी जिसका हम आज भी भुगतान कर रहे हैं, और चाइना इतनी तरक्की कैसे कर पाया? इंडिया और चाइना की डिफरेंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है कि हमने एक टॉप डाउन सिस्टम यूज किया, जहां हमारा फोकस रहा हायर एजुकेशन पर। अंग्रेजों से पहले एजुकेशन हमारे देश में गुरुकुल या फिर रिलीजियस स्कूल्स के द्वारा दी जाती थी, जहाँ फोकस होता था स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी और रीजनल लैंग्वेज पर। गुरुकुल मानो एक तरीके की हॉस्टल एजुकेशन होती थी, जहाँ बच्चे घर छोड़कर अपने गुरु के साथ बैठते थे वेद का ज्ञान हासिल करने के लिए। इस विद्या में बोला जाता था कि ज्ञान बस बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि आपके भीतर भी है। पर ये एजुकेशन सिस्टम सबके लिए नहीं था। समाज के कास्ट डिविजन्स का एक भारी असर पड़ा इस एजुकेशन सिस्टम पर। बस ब्राह्मण ही टीचर्स बन सकते थे और स्टूडेंट्स के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन था। फिर अंग्रेज हमारे देश को चलाने लग गए। We happen to be the best people in the world, with the highest standards of decency and justice, liberty and peace. And the more of the world we inherit, the better it is for humanity. और मनु पिल्लाई ने अपनी किताब में बताया कि अंग्रेजों का भी कोई मूड नहीं था हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस भेदभाव को बदलने का। गवर्नर एल्फिनस्टोन ने ये आर्ग्यू किया कि इंग्लिश एजुकेशन तो हमें लोअर कास्ट लोगों को देनी ही नहीं चाहिए। ये सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल सिस्टम होगा, जहां आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। पर अंग्रेजों का फोकस हमारे देश में लोगों को एजुकेटेड करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हमारे देश से उनको एक छोटी क्लास मिल जाए, लो रैंकिंग स्टाफ जैसे क्लर्क्स और असिस्टेंट्स की, जो उनको देश चलाने में मदद कर सके। देश चलाने के लिए उनको पुलिस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, जजेस और सोल्जर्स की जरूरत थी। उनको ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो मानो एक नारियल की तरह थे, बाहर से इंडियन पर अंदर से अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों का ज्यादातर फोकस
सेकेंडरी एजुकेशन पर था, प्राइमरी एजुकेशन पर नहीं, क्योंकि पूरे देश को पढ़ाना लिखाना उनकी जिम्मेदारी थी नहीं, उनको तो बस ऑफिसर्स तैयार करने थे। इंडियन सरकार ने भी प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। हमारा देश वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस बनाने लगा और हमारे देश ने वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस बनाना स्टार्ट किया, जैसे IIT खड़गपुर। प्रधानमंत्री नेहरू मानते थे कि IITs ही देश को आगे लेकर जाएंगे। उस देश में जहाँ लाखों करोड़ों बच्चों को बेसिक एजुकेशन ही सिखाई जा रही, IITs देश के हीरे बन गए। इनफैक्ट 1960s तक इंडिया की लिटरेसी रेट बस 28% ही थी, जबकि इन 10 सालों के दौरान इंडिया ने 5 IITs और एक IIM बना दिया। जबकि चाइना की अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। इंडिया की टॉप डाउन अप्रोच थी, चाइना की बॉटम अप, यानी कि उन्होंने फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन पर। अपने इतिहास में चाइना ने फोकस किया था इंपीरियल सिविल एग्जाम पर। इंडिया की तरह चाइना का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि इस एग्जाम से वो सिविल सर्वेंट्स तैयार करें। पर लेट 1890s के बाद चाइना पर दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। पहली साइनो जापानीज वॉर के बाद चाइना को एक बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी जापान के खिलाफ, जिसने चाइना को बताया कि वो जापान और दूसरे देशों से मिलिट्री और इक्विपमेंट के मामले में बहुत कमजोर है। इस हार ने चाइना की चिंग डायनेस्टी को हिला दिया और उनको ये रियलाइज हुआ कि जब तक चाइना अपने इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज नहीं करेगा, उनको ऐसी हार झेलनी ही पड़ेगी। जिसकी वजह से 1905 में चिंग डायनेस्टी ने इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम्स को कैंसिल किया और स्पेशलाइज स्कूल्स तैयार करे मॉडर्न एजुकेशन के बेसिस पर। उन्होंने देखा कि जापान में तो बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है, पर चाइना में नहीं है। इसलिए अगले साल ही उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन लॉ पास किया, जिसने कहा कि 7 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल्स जाना ही होगा। तो जहां इंडिया का बजट सेकेंडरी और टर्सरी लेवल्स की तरफ जाने लगा, चाइना का फोकस कई सालों से प्राइमरी लेवल पर था और धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर बढ़ा। तो दोनों इंडिया और चाइना ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज करी और इसके नतीजे हमें देखने को मिले 1980s में। उससे पहले दोनों ही देश गरीब थे और मोस्ट पॉपुलेशन अनपढ़ थी, पर 1980s में आते आते जहां इंडिया की 60% अडल्ट पॉपुलेशन इलिटरेट थी, ये नंबर चाइना के लिए बस 22% था। क्योंकि चाइना ने करोड़ों लोगों को बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिकल स्किल्स सिखा दिए, इस वजह से ये लोग अपने खेत छोड़कर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम कर सकते थे। अब सस्ते लेबर की वजह से चाइना पूरे दुनिया की फैक्ट्री बन गई। वो परिवार जो एक टाइम किसान होते थे, कुछ टाइम बाद फैक्ट्री में लेबरर्स बन गए। इनमें से कुछ लेबरर्स फिर फैक्ट्री के मैनेजर्स बने और कुछ मैनेजर्स फैक्ट्री के ओनर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन की वजह से ये इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में कंपल्सरी एजुकेशन लॉ ही नहीं था, इसलिए करोड़ों लोगों के पास बेसिक स्किल्स नहीं थे और क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं थे, वो खेती छोड़ ही नहीं पाए। सिचुएशन सबसे खराब है किसानों के बच्चों की, ना उनके पास स्किल्स है खेती छोड़ने के लिए और ना खेती में पैसे हैं, इसीलिए वो उधर अटक गए। अब हमारे देश में हजारों IIT ग्रेजुएट्स की तो जिंदगी बन गई है, पर उन लाखों लोगों का क्या जो किसान के बेटे बेटी हैं। और हमने IIT जैसे हीरे तो बना दिए, पर हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि IIT के ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर है। What do we import from India? We import really smart people, seem to share a common credential. They're graduates of the Indian Institute of Technology, better known as IIT. मेटा हो, गूगल हो या फिर OpenAI हो, जब आप इनकी इंजीनियरिंग टीम देखोगे, मोस्टली ये IITians ही हैं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था IIT JEE के टॉप रैंकर्स के बारे में, जिसने ये दिखाया कि जितनी ज्यादा आपकी रैंक है, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप देश छोड़ के दूसरी नौकरी लोगे। इनफैक्ट टॉप 1000 रैंकर्स में देश छोड़ने की प्रोबेबिलिटी 38% है, टॉप 100 में 62% और टॉप 10 में 90%। अब ऑफ कोर्स हर IIT देश छोड़कर नहीं जा रहा, पर टॉप 1000 में से 38% बहुत अच्छा खासा नंबर है। तो हमने मानो एक स्क्विड गेम जैसा सिस्टम क्रिएट कर लिया, जहां अगर आपने JEE सिस्टम की रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम पार कर ली तो आपकी जिंदगी बन गई, पर अगर नहीं करी तो क्या।中国是另一种相反的培养路径，我们是自下而上，走的是先普及初等教育，然后再往中等教育，最后是高等教育。所以第一步是消灭文盲，而不是着急忙慌的去培养所谓的精英。当然了，这是印度博主基于一个外国人他的认知对于中国教育的一个感受。实际上，我个人认为，中国的初等教育和高等教育其实一直都在
同步的进行。只不过因为初等教育涉及的人员比较多，所以自然花费的时间、规模和费用也是最多的，造成的影响力也最大，反而掩盖了中国在高等教育上持续不断努力的成果。在改革开放之前，中国其实已经在重工业上打下了牢固的基础。我们有一批非常厉害的专家学者，他们在中国的大学里面传道授业解惑，带领年轻人撑起了中国重工业的底子。而因为那个年代的特殊性，所以中国最顶尖的高等教育人才并没有流向海外，而是专心致志的为国内服务，所以国际上对中国高级人才并没有多少的认知。当然了，当时国家也犯了一些错误，这些人才也曾遭受过打压。但无论如何，在建国之后的几十年，中国各层级的教育其实都在持续进行中。而相比于印度他们一直以来在初等教育上约等于放弃，所以来回对比之下，才能明白中国教育的伟大之处。其实印度的博主在讨论教育这个话题时，刻意减少了种姓制的深刻影响。正是因为种姓制的存在根深蒂固，所以社会阶层的不平等，造成了在教育理念上就没有产生人人受教育机会均等的概念。印度既然走的是精英教育，那么这些精英他们是从哪里来的呢？肯定不是从低种姓的人群中来的，必然是那些婆罗门和刹帝利阶层的孩子。我们在隋朝605年就已经建立了科举制，和今天中国的高考制度没有本质差别，都是给最底层阶层的孩子一个上升的通道。所以如果真的讨论起来，在教育理念上，中国已经领先印度1400年。那么谈论教育，不能只谈论教育本身，它只是皮毛依附于身体之上，而这个身体就是整个文化文明的本体。而印度文化核心就是宗教和种姓制，就是充满着畸形，所以依附在这个本体之上的科教文卫种种方面表现也一定是糟糕的。我们经常说印度需要像中国一样进行一次文化大革命和土地改革，可恰恰正是因为它的文化中传播的都是安分守己、逆来顺受、接受自己所属阶层身份的那套逻辑，缺少中国人王侯将相宁有种乎这种掀桌子的基因特质，所以他们永远不可能这么做。他们只会想打不起我还躲不起吗？所以印度人对于阶级反抗的最大勇敢是逃离，是去欧美组织那里讨生活，而非改造自我，让母国越来越好。अब ये भी गलत होगा कि हम सारा दोष पंडित नेहरू को ही दे रहे हैं। 75 साल हो गए देश की आजादी को, अभी भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। जैसे मैंने अपने रीसेंट IAS वीडियो में बताया था कि टीचर्स पर इतना पेपर वर्क थोप दिया गया है कि बच्चों को कंप्यूटर लैब यूज करने की बजाय उनको टेंशन रहती है कि कंप्यूटर चोरी ना हो जाए। 25% रूरल इंडिया के स्कूल्स के पास तो पीने का पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। जैसे ये देख लो उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का हाल। इसी वजह से बच्चे पब्लिक स्कूल्स नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल जाते हैं। 2010 और 2016 के बीच इंडिया में पब्लिक स्कूल्स में एनरोलमेंट 1.3 करोड़ से कम हो गई और प्राइवेट में 1.7 करोड़ से बढ़ गई, जिसका मतलब है कि पब्लिक स्कूल्स तो बिल्कुल खाली हो गए। क्योंकि स्कूल्स खाली हो गए, कई सरकारी स्कूल्स को मर्ज करना पड़ा। यानी कि एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स तो हैं, पर कई स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से हैं, सेकंड और कई थर्ड। तो टीचर सेम टाइम तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। अब क्या ही पढ़ पाएंगे। आज भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने 75 साल पहले करी थी। हमने प्राइमरी एजुकेशन को अपना फोकस बनाया ही नहीं, जबकि चाइना ने 10 साल पहले ही एक मिशन मोड स्टार्ट किया। मार्च 2008 में चाइना की एक पॉलिटिकल बॉडी ने एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई जहां देश की एजुकेशन डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी बनेगी। इसलिए उन्होंने मीडियम और लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लान्स बनाए जिनको बुलाया गया द प्लान। 2000 लोगों को इंक्लूड किया गया इन प्लान्स बनाने के लिए, जहां 500 एक्सपर्ट शामिल थे। प्लान का ड्राफ्ट बनाने के बाद पब्लिक से कंसल्टेशन करी गई। कंसल्टेशन में 14,000 लेटर्स उनको मिले, जिनमें 21 लाख प्रपोजल्स थे। मई और जून 2010 को प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने खुद 2 मीटिंग्स चेयर करी इस प्लान के बारे में।
प्लान ने फोकस किया रूरल एजुकेशन पर, टीचर स्टूडेंट रेशियो पर और टीचर्स की सैलरीज पर। इन पॉलिसीज की वजह से ही रूरल चाइना में एजुकेशन मानो पूरी तरह बदल ही गई है। जैसे ये है हेड प्रिंसिपल चाइना के डिंगशी एरिया में, और वो कहते हैं कि सरकार ने टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में काफी पैसा खर्च किया है, जिसकी वजह से गांव के बच्चों में भी अब उतना ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है जो चाइना के शहरी बच्चों में देखने को मिलता है। अब हालांकि कई टीचर्स चाइना में भी गांव में नहीं पढ़ाना चाहते, पर टेक्नोलॉजी की वजह से वो टीचर्स जो शहरों में बेस्ड हैं वो भी गांव के बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पढ़ा पाते हैं। इसीलिए चाइना की तरह ही इंडिया को भी इसको एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाना होगा, पर चाइना ने पूरी उल्टी पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से आज उनको कई फायदे मिल रहे हैं।